नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सर्पगंध की खेती करके कमाए लाखों की आय। तिलापिया मछली पालन से किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। किसान भाइयों, अगर खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाना है तो वक्त के साथ खेती बाड़ी में भी बदलाव करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में औषधीय फसलों की मांग तेजी से बढ़ी है, ऐसे में किसान इनकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सर्पगंधा की बात करें तो अभी इसकी खेती करने का सही समय है, जिसके बारे में तकनीकी सुझाव दे रहे हैं वन उत्पादकता संस्थान लालगुटवा रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा। आज हम चर्चा करते हैं सर्पगंधा के बारे में, जिसे रॉल्फिया सर्पेंटिना कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि प्रजाति होती है और जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के मेडिसिन या ब्लड प्रेशर जो होता है उसके दवा के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे यदि भारतवर्ष में देखा जाए तो इसकी 3 वैरायटी है। एक सिमसील वैरायटी जो कि CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, और 2 वैरायटी जो है TFRI RS1 और TFRI RS2, जो कि TFRI जो मेरा पूर्व संस्थान है उस वहाँ मैंने रह करके विकसित किया है। और ये 3 प्रजाति पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और इसके सीड्स हमारे भी उपलब्ध हो सकते हैं यदि किसान बंधु चाहें तो। सर्पगंधा की खेती के लिए बलुई, दोमट और भारी भूमियां उपयुक्त रहती है। साथ ही अधिक जीवांश वाली भूमियों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्मियों में एक गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें और पहली बरसात के बाद 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें और इसके बाद एक बार हल्की जुताई कर दें। अब इसके बारे में प्रोपोगेशन या किस तरह से इसका उत्पादन करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसको सीड के द्वारा उगाया जा सकता है और इसके जो रूट शकर होता है या ट्यूबर जो होता है उसके द्वारा इसको उगाया जा सकता है। सीड द्वारा उगाने के लिए जो है हम सीड प्राप्त करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं किस तरह से सीड लगे हुए हैं। इस तरह से लगे हुए सीड को आप हल्का सा रब कर दें या हल्का सा इसको रेतमार कागज़ या सैंड पेपर जो होता है उससे रगड़ करके, एक केमिकल होता है GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, उसके द्वारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे करके, ओवरनाइट ट्रीटमेंट दे करके हम दूसरी सुबह इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको भरपूर सीड स्टॉक जो है या सीडलिंग स्टॉक जो है आपका तैयार हो जाता है रोपण करने के लिए। सर्पगंधा की बीज द्वारा बुआई। अच्छे जीवित बीजों को छिटक कर बोया जा सकता है। अच्छे बीजों के चुनाव के लिए उन्हें पानी में 24 घंटे तक भिगो कर रखें। इस दौरान जो बीज पानी में ऊपर तैरते हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दें। सर्पगंधा के 30 से 40% बीज ही उगते हैं, इसलिए 1 हेक्टेयर में करीब 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसका बीज काफी महंगा होता है, अतः पहले नर्सरी बनाकर पौध तैयार करना चाहिए। इसके लिए 10 गुणा 10 मीटर की क्यारियों में पकी गोबर की खाद डालकर छायादार स्थान पर पौधे तैयार करें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन के नीचे लगाकर हजारे की सहायता से पानी दें। 20 से 40 दिन के अंदर बीज उपजना शुरू हो जाते हैं। मध्य जुलाई में पौधे खेतों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके रोपण की तकनीक के बारे में बताना चाहूँगा कि 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे हम इसका रोपण करते हैं। इस तरह से प्रति एकड़ कम से कम 25,000 या 22,000 के आसपास पौधा लगाया जा सकता है।
जड़ों द्वारा बुआई। लगभग 5 सेंटीमीटर जड़ कटिंग को खाद, मिट्टी और रेत मिलाकर बनाई गई क्यारियों में लगाए। इसे उचित मात्रा में पानी लगाकर नम रखें। जुलाई से अगस्त माह में जड़ों से कल्ले फूटने लगते हैं। इनको 45 गुना 30 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित करें। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किलोग्राम जड़ कटिंग की आवश्यकता होती है। तने द्वारा बुआई। तने की कटिंग 15 से 22 सेंटीमीटर को जून से जुलाई माह में नर्सरी में लगाते हैं। जब जड़ें और पत्तियां निकल आए और उनमें अच्छी वृद्धि होने लगे तो कटिंग को निकालकर खेतों में लगाया जा सकता है। शुरुआती अवस्था में फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों को उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए पौधों की जड़ों को फफूंदनाशक दवा के घोल में 8 से 10 मिनट तक डुबाकर रखना चाहिए। बरसात का समय इसकी रोपाई के लिए उपयुक्त रहता है, अतः आप इसकी रोपाई मध्य जून से सितंबर तक कर सकते हैं। चूँकि ये शेड लविंग या छाया वाली जगह पे होता है ये क्रॉप, तो इसीलिए आप प्रयास ये करें कि जहाँ पर पहले से कोई ट्री वगैरह मौजूद हैं, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से छाया पड़ रही है, वैसी जगह पर इसको लगाया जाना चाहिए, जिससे इसका उपज जो है वो ज़्यादा मिलता है हमको। सर्पगंधा की 50 से 60 दिन की पौध जिसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो, उसकी रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी से पौध उखाड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे की जड़ें टूटने न पाए। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि ये खाद्य पदार्थ के तौर पे यूज होता है, चूँकि इसका रूट यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसमें FIM या गोबर खाद जो है वो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अधिक उत्पादकता के लिए जो है कम से कम 10 से 15 किलोग्राम खाद जो है NPK का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसका यूनिफॉर्मली पूरे खेत पे आप प्रति एकड़ मिला दें और इस तरह से 0.5 बाई 0.5 मीटर की स्पेसिंग पे आप इसको लगा करके आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, इस सर्पगंधा की फसल में कितनी लागत आती है और इसकी खेती करने पर आपको कितना मुनाफा हो सकता है और इसकी मार्केटिंग आप कहां तक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। और इसके उपज के बारे में बताना चाहूँ तो कम से कम 350 से 450 जो रूट यील्ड है, रूट यील्ड मीन्स इसका जो जड़ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि इसके जड़ के अंदर ही रिसर्पिन कंटेंट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्कलाइड होता है वो मौजूद होता है। एकड़ की बात करूँ मैं तो आपको कम से कम 2200 या 2500 किलोग्राम के आसपास आपको पूरा उपज मिल सकता है। और इसका जो उपज का कॉस्ट होता है वो, यदि मैं नेशनल लेवल की बात करूँ, जैसे कि मुख्य बाज़ार जो है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में कटनी में बहुत बड़ा बाज़ार है इसका, रतलाम में है, रायपुर में है और धमतरी छत्तीसगढ़ में। और एक टोटल इकोनॉमिक्स यदि बात करूँ मैं तो इसको लगाने का खर्चा कम से कम 48,000 के आसपास लागत पड़ता है इसका। और इसका जो आपका टोटल जो इससे उपज मिलती है उसका कॉस्ट करीब पड़ता है 2,80,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास आपका शुद्ध इनकम होता है। इस तरह से ये सर्पगंधा लगा करके आप अपनी आय को बढ़ा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। तिलापिया मछली पोषण और स्वाद से भरपूर एक खास मछली है। इसे क्वालिटी चिकन भी कहा जाता है। अन्य राज्यों के साथ साथ अब बिहार में भी तिलापिया मछली का पालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके लाजवाब स्वाद के कारण इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है, जिससे इसकी बाजार मांग तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए तिलापिया मछली पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। बंधुओं, आज हम आप लोगों को तिलापिया मछली पालन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तिलापिया मछली पालन आप क्यों करेंगे? सबसे पहले तो ये बात है कि तिलापिया मछली बहुत ही उपयुक्त और उम्मीदवार मछलियों में से एक प्रजाति है, जो कि सिर्फ भारत में नहीं पूरे के पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास कम समय में और इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता, ये दोनों कारण के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रजाति माना जा रहा है। भारत में तिलापिया मछली का व्यावसायिक पालन सीमित है। तिलापिया मछली के पालन के लिए एशियाई देशों के मौसम और पर्यावरण की स्थितियां अनुकूल हैं।
1959 में फिशरीज रिसर्च कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा इस मछली के पालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ राज्यों की स्थितियों के कारण इसके पालन पर से रोक हटा दी गई है। इसकी तेजी से वृद्धि करने की विशेषता के कारण मछली पालकों और ग्राहकों में इसकी उच्च मांग है। ये प्रकृति में सर्वहारी है। ये फाइटोप्लैंक्टन, जलीय पौधे और छोटे कमजोर जीवों को खाती है। तिलापिया मछली की फीड रूपांतरण दर 1.25 से 1.5% होती है। इसे 5 से 6 महीनों के बाद निकाला जा सकता है। यदि इसकी अच्छी तरह से देखरेख की गई तो बाहर निकालने के समय इसका भार 500 से 600 ग्राम होता है। इस तरह की मछली को हम बोलते हैं गिफ्ट तिलापिया। गिफ्ट यानी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म्ड तिलापिया, जो आनुवंशिक रूप से विकसित है। इस तरह की मछली को अगर आप अपने तालाब में डालते तो आपका तालाब का हाइट लगभग 1.5 से 4 फीट का होना चाहिए और मोस्टली ये निचली स्थल में ही रहना पसंद करते हैं। और आप जो चारों तरफ से ये जो तालाब है उसमें आप फेंसिंग कर दीजिए ताकि सांप या मेंढक से आप बच पाए। ये मछली उथले जल में रहना पसंद करती है। इसका पालन किसान धान के खेत में भी कर सकते हैं। इसका पालन अन्य देसी मछलियों के साथ किया जा सकता है। इसमें तीव्र प्रजनन क्षमता होती है। 5-6 माह में ही लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है। मादा की प्रजनन क्षमता उसके शरीर के भार के अनुरूप होती है। 100 ग्राम वाली तिलापिया करीब 100 अंडे देती है। मछली में बीचों बीच एक ही कांटा होता है। इसमें प्राकृतिक भोजन खाने की क्षमता होती है। और साथ ही आप जब इस तालाब में मछली डालते हैं तो ध्यान रखें कि इसमें डायरेक्ट सूर्य किरण हो और तापमात्रा सबसे अच्छा होता है अगर 16 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहता है। फिर भी क्योंकि ये हार्डी स्पीशीज़ कहलाते हैं तो ये 10 से 40 टेम्परेचर में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तिलापिया मछली पालन के लिए भी सामान्य मछली पालन की भांति ही तालाबों की तैयारी की जाती है। इसके बीज तालाब में डालने से पहले तालाब में गोबर, उर्वरक और अन्य खाद्य अवयवों को डाला जाता है ताकि तालाब में मछलियों के आहार के लिए प्राकृतिक भोजन और पानी की गुणवत्ता बन जाए। इसके बाद ही मछली के बीजों को तालाब में डालना चाहिए। अब इस तरह की मछली को हम लोग 2 अलग अलग तरीके में बांट सकते हैं, जैसे कि नर्सरी और स्टॉकिंग में। नर्सरी तालाब में जब हम गिफ्ट तिलापिया मतलब जो गिफ्ट ब्रूट स्टॉक से जब आप मछली लाते हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम लगभग 1 लाख से 2 लाख मछली पर एकड़ ज़मीन में रखेंगे। पर स्टॉकिंग करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आप मैन्यूरिंग सही से करें। मतलब पर एकड़ में आपको लगभग 600 kg गोबर, 100 किलो चूना, 2 किलो MOP, 6 किलो लगभग आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और 15 किलो यूरिया आप डालिएगा ताकि आपका जो उर्वरक है पानी का वो अच्छे से अच्छा हो जाए। उसके बाद जब प्लबक का जन्म हो तो आप स्टॉकिंग कर लीजिए 7 से 8 दिन के बाद। स्टॉकिंग करने के बाद आप जब देखेंगे 2 महीने में वो 30 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो इस समय आप नर्सरी से स्टॉकिंग तालाब में आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उसका मिट्टी और पानी की गुणवत्ता भी जांच करना पड़ेगा। और जैसे ही आप पहले से हम बोले हैं कि जो भी मांसाहारी मछली है और जितना भी खरपतवार है उसको आप साफ रखिए ताकि इस मछली को खराब ना हो। तिलापिया मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है और इसमें फैट बहुत कम होता है। रेड मीट और फ्राइड मीट के मुकाबले पोषण के मामले में इस मछली को अच्छा माना जाता है और ये हेल्दी भी होती हैं। तिलापिया में फैट भी कम होता है। इसके अलावा तिलापिया में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारे हृदय, आँखों और जोड़ों की मजबूती के लिए बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। तिलापिया मछली पालन करने से पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग या मत्स्य विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। सिर्फ यही ध्यान रखिए कि ये जो मछली है तो ये मछली बहुत ही जल्दी प्रजनन कर लेती है और प्रजनन करने के लिए कभी कभी ये दूसरे जलाशय को भी प्रभावित कर सकता है जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। आइदर आप मोनोसेक्स तिलापिया मतलब जो तिलापिया नर मछली में परिणत होते हैं और क्योंकि नर मछली का जो विकास है और वो ज़्यादा अच्छा है और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है मादा मछली के तुलना में, तो व्यवसाय के रूप में नर मछली को हम चयनित करते हैं। तो इस हिसाब से मोनोसेक्स तिलापिया को आप डाल सकते हैं हार्मोनल
हार्मोन के साथ बाद में लगभग 7 से 8 महीने के बाद फिर प्रजनन करना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो साइकिल है पूरे मछली पालन का वो 5 से 6 महीना तक ही करना है। तो इसका मतलब है साल भर आप 2 ही साइकिल इसका कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बरसात आते ही प्रदेश के कई किसान फलों के नए बाग स्थापित करते हैं। इसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं नींबू की बागवानी की। अगर आप भी नींबू के नए बाग लगाने की सोच रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और गड्ढों को तैयारी से लेकर पौधा रोपाई तक किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं केवी के बेगूसराय की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। तो सबसे पहले तो नींबू की जो किस्म आप कौन कौन से जो नए बगीचे अगर हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं तो नए बगीचे लगाने के लिए किस्म का चुनाव पर ध्यान देना जरूरी है। नए प्रभेद हैं उसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर किसी भी जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो नींबू की किस्म में कागजी लाइम तो पूर्वी कागजी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके साथ ही साथ विक्रम है और प्रमालिनी है जो काफ़ी अच्छी वैरायटी है जिसको कि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो पसंद करते हैं। और साथ ही साथ सिलेक्शन 49 है और एक नींबू ऐसा होता है सीडलेस लेमन जिसको कि कहते हैं, इसमें बीज नहीं होता है और ये भी काफ़ी हाई डिमांड पर जो बाजार में बिकता है। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। आप बगीचा लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई कर दें। जिस हमारे किसान भाई जो खेत में नींबू लगाएंगे उसमें जो गड्ढे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि गहराई वो 60 गुणे 60 सेंटीमीटर रखना है। इसके साथ ही साथ उस जो गड्ढा आप बनाएंगे उसमें से जो मिट्टी निकलेगी तो पहले क्या करेंगे, जब आप गड्ढे की खुदाई करेंगे तो उसमें आधा यानी कि 30 सेंटीमीटर तक जब आप जाएंगे तो उस जो मिट्टी ऊपर की निकलेगी उसको एक तरफ निकाल के रख दें। उसके बाद जो अगला 30 सेंटीमीटर की खुदाई करेंगे उस मिट्टी को निकाल कर दूसरी तरफ रख दें। इसके बाद आप जो ऊपर की मिट्टी निकली है और जो उसमें से आधी मिट्टी ले लें और जो नीचे से मिट्टी निकली है उसको पूरा लें और इसके साथ ही साथ उसको अच्छी तरीके से मिक्सचर बना दें। दोनों मिट्टियों को अच्छी तरीके से फिर मिला दें, क्योंकि जो नीचे की मिट्टी होती है उसमें जीवांश का अंश कम होता है और ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें जीवांश का अंश अधिक होता है। तो इससे क्या होगा कि गड्ढे की जो पूरी मिट्टी है पुनः उसमें जीवांश जो मात्रा है वो एक समान हो जाएगी। इसके साथ साथ उसमें सड़ी गोबर की खाद जो है 25 किलोग्राम मिला दें और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद आता है वो 1.5 किलोग्राम प्रति गड्ढा के हिसाब से उसमें मिला दें। और इसके साथ ही साथ बाज़ार में नीम का केक मिलता है, नीम की खल्ली मिलती है जिसको कि 2 किलोग्राम प्रति गड्ढा की दर से, और एक कीटनाशक जो कि फिप्रोनिल के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, ये 50 ग्राम प्रति गड्ढा की दर से इतना मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला दीजिए। फिर पुनः उस गड्ढे को वापस भर दीजिए, उसी मिट्टी से पूरा अच्छी तरीके से भर दीजिए और उसको लगभग 10-15 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके पश्चात उसमें आप नींबू का पौधा लगाएं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। इसके बाद पॉलीथीन को निकालकर मिट्टी समेत पौधे को बनाए गए गड्ढे में रोपें। इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें, फिर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करें। तो पौधे से पौधे का दूरी 5 मीटर और पंक्ति से पंक्ति का दूरी 5 मीटर रखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है तो आप 6 मीटर पंक्ति से पंक्ति और 6 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर भी बगीचे को लगा सकते हैं। ये दोनों ही जो दूरियां हैं इस पर काफ़ी उपयुक्त बढ़वार होती है, अच्छी बढ़वार होती है। पोषण प्रबंधन कर
अच्छा फल उत्पादन लिया जा सकता है। पौधों को दी जाने वाली खाद और उर्वरक की मात्रा पौधों की आयु, दशा व मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। तो पहले साल आपको 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद पौधे में देनी है। जो नाइट्रोजन है वो 180 ग्राम देनी है, फास्फोरस 150 ग्राम देना है और पोटास 100 ग्राम देना है। ये प्रति पौधे की बात हो रही है, प्रति पौधा आपको इस दर से देना है। इसके बाद हर वर्ष यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल तक इस जो खाद की मात्रा मैंने अभी बताई, इसकी मात्रा को प्रतिवर्ष दुगना करते जाना है। यानी कि द्वितीय वर्ष में जो सड़ी गोबर की खाद है वो 20 किलोग्राम हो जाएगी प्रति पौधा, नाइट्रोजन 360 किलोग्राम प्रति पौधा, फास्फोरस 300 ग्राम प्रति पौधा और इसके साथ ही साथ पोटास 200 ग्राम प्रति पौधा, और ये मात्रा हर वर्ष दुगनी होती चली जाएगी। बीमारियां जो देखी गई हैं मुख्य रूप से जब आप बगीचा लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई बोरडॉक्स मिक्सचर आता है, जिसको 1:1:10 के अनुपात में तने पर लेप बनाकर लगा देंगे। तो लगभग बगीचा लगाने के 3 साल बाद पौधे में फलन प्रारंभ शुरू हो जाता है। एक देखा जाए तो बाजार में बेचने के योग्य पौधा तैयार हो जाता है, फल देने लगता है। वैसे तो आजकल जो प्रभेद उपलब्ध हैं उसमें अगले सीजन यानी कि अगले वर्ष ही फल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कमर्शियल अगर देखा जाए तो 3 साल बाद पौधा जो है फल देना प्रारंभ कर देता है। एक पौधे से लगभग आपको 1000 से 2000 तक फल प्रति पौधा मिल जाएगा, और साल में अगर 2 बार फलन होता तो इस तरीके से आपको लगभग 3 से 4000 फल एक पौधे से साल भर में प्राप्त होते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरनगर, जिला कटिहार के कृषक रविंद्र कुमार ने। ये मक्का की उन्नत किस्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रविंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अनाज की फसलों में, मुख्य फसलों में इसका स्थान आता है। तो अभी जो हमारे किसान भाई बिहार में हैं, इनमें प्रमुख मक्का की बुआई 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। इनकी जो संकर प्रभेदें हैं, शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, पूसा आगाज संकर मक्का 3 है, DMH 117 है और SHM 1 है। ये सब वैरायटियां हैं जो संकर वैरायटियां हैं। 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। इनकी औसत उपज 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है, जिससे उनको एडिशनल इनकम जो बोलते हैं अत्यधिक इनकम प्राप्त होती है, अत्यधिक आय प्राप्त होती है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।